आज हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कंस्ट्रेंट रिलेशंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स का अभी पास में जे एडवांस हो रहा था तो मैसेज आता था, डाउट्स पूछते थे। तो मैंने देखा कि डाउट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस में बच्चे फंस रहे हैं कंस्ट्रेंट रिलेशंस की वजह से। अगर इस टॉपिक को देखा जाए तो डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, इसके चांसेस बहुत वीक नज़र आते हैं। हालांकि पास्ट में जेई में इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन फिर भी अभी मुझे लगता है कि डायरेक्टली क्वेश्चन आए तो ये बहुत फेवरेबल चांस होगा आपके लिए अगर आप इस लेक्चर को अटेंड करते हैं कम्प्लीटली। लेकिन ये एक टॉपिक ऐसा है जिसके ऊपर क्वेश्चंस किसी भी और टॉपिक में अटैच किया जा सकता है। मीन्स आपको एसएचएम में भी कोई ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है जो आपका फंस जाएगा अगर आपको ये टॉपिक नहीं आता है। तो इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। अच्छा, अब हम इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे, कंप्लीट करेंगे 3 पार्ट्स में। कंस्ट्रेंट रिलेशंस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तीनों मेथड्स हम सीखेंगे। तीनों मेथड्स की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, अपनी अपनी वैल्यू है। और अगर आप नीचे देखेंगे एक एडवाइजरी है कि अगर आप तीनों पार्ट्स देखते हैं तो ही आप इस लेक्चर को बिगिनिंग से अटेंड कीजिए, वरना अटेंड ना कीजिए, क्योंकि तीनों पार्ट्स ऑल टुगेदर अगर आप देख रहे हैं तो ये बेनिफिशियल है, वरना आई डोंट थिंक कि वो बेनिफिट आपको मिल पाएगा जो मिल सकता है। सो कोशिश करेंगे कि हम तीनों पार्ट्स कंप्लीट करें बिगिनिंग से, इस एडवाइजरी का ध्यान रखेंगे। अच्छा, अभी 1, 2, 3 की बात करें तो मोस्टली जो टीचर्स हैं, हमें भी जब बहुत जल्दी कोर्स ख़त्म करना होता है तो सीधे पार्ट 3 पर जंप करके सॉल्व करते हैं, एंड स्टूडेंट्स फाइनली पार्ट 3 को ही फॉलो कर रहे होते हैं। दैट इज़ नोन एज वर्चुअल वर्क मेथड। तो 1 और 2 क्यों, जब हम पार्ट 3 ही मोस्टली फॉलो करने वाले हैं तो हम 1 और 2 क्यों पढ़ें। एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर हम टाइम क्यों वेस्ट करें 1 और 2 पढ़ने में। तो मैंने बोला, जो उन बच्चों को बोला वही आपके सामने बोलूँगा, क्योंकि आपके मन में भी ये क्वेश्चन आएगा कि जब हमें फाइनली 3 ही कोई मोस्टली फॉलो करना है, मोस्टली बोल रहा हूँ, हमेशा नहीं, फाइनली मेथड 3 को ही, मीन्स पार्ट 3 को ही मोस्टली फॉलो करना है, तो हम 1 और 2 क्यों पढ़ें। तो आई टेल यू, ये टाइम वेस्ट नहीं है, टाइम इन्वेस्टमेंट है। इस टाइम को आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। 1 और 2 की हेल्प से आपको मैकेनिकल सिस्टम्स में और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, कहीं ना कहीं विजुलाइजेशन पावर बढ़ेगी। और यू डोंट नो, यू नेवर नो कि कब कौन सा मेथड स्ट्राइक कर जाए, किस क्वेश्चन के किस पार्ट में, किस जगह पर आपको कौन सा मेथड स्ट्राइक कर जाए। इसलिए यू मस्ट बी वेल वर्स्ड विद ऑल द पॉसिबल मेथड्स ऑफ एनी पर्टिकुलर टॉपिक। सो हम 1, 2, 3 सारे कवर करेंगे इन लेक्चर्स में। सो एज ऑफ नाउ कंस्ट्रेंट रिलेशंस को कवर करने का मेरा प्लान ये है, पार्ट 1 में कुछ डिस्कस करेंगे, पार्ट 2 कुछ डिस्कस करेंगे, पार्ट 3 कुछ डिस्कस करेंगे, एंड देयर आफ्टर पार्ट 4 में मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दूंगा और उनका डिस्कशंस करेंगे। वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और अगर कंस्ट्रेंट रिलेशन पर डायरेक्टली कोई क्वेश्चन आ सकता है जेईई एडवांस में, तो परहैप्स पार्ट 4 कंप्लीट जब करेंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो शायद डायरेक्टली आ जाएँ आपके जेईई एडवांस में। इस चीज़ का ध्यान रख के हमारा पूरा कोर्स चलेगा। सो गो टू द लाइन, इन एनी मैकेनिकल सिस्टम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट, एक सिस्टम का एक पार्ट है, उसका डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, उसका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन may depend upon displacement, velocity या acceleration of some other constituent। एक किसी बड़े से सिस्टम के एक पार्ट का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन किसी दूसरे पार्ट के डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर सकता है। may depend upon these parameters, respective parameters of some other part constituent due to some constraint available in the system, due to some constraint present in the system. Corresponding relations of these parameters is known as constraint relation। means हमने सिस्टम में कोई मैकेनिकल सिस्टम देखा, उसमें हमें कोई कंस्ट्रेंट दिखी, कोई पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट। तो कंस्ट्रेंट का बेसिकली पहले मीनिंग समझें, बार बार हम लोग कंस्ट्रेंट वर्ड बोल रहे हैं। say we think about a railroad car and top view of a railroad car. Say these are rails
and over these rails there is a railroad car. So if you apply a force over this car, this is the top view of a railroad car, these are rails and this is a railroad car, and if you apply a force over this car, it is having a constraint to move only in this direction. Say if you apply a force like this, अगर आपने फोर्स ऐसे लगाया तो भी कार ये केवल रेल्स के अलोंग ही मूव करेगी. अगर आपने फोर्स ऐसे लगाया तो भी कार इस डायरेक्शन में ही मूव करेगी. अगर आपने फोर्स ऐसे लगाया, दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू. this car is constrained to move along the rails only. So this is the basic meaning of constraint. This car is constrained to move along this path only. We are having a top view of a railroad car. रेलरोड कार मतलब रेल्स के ऊपर जो बोगी चलती है, लाइक हम लोग ट्रेन से. रेलरोड कार इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ टर्म विच इज बीइंग यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, which was used in industries way back in 1800 centuries when manufacturing was evolving. So there in industries we were using this kind of car, this kind of bogie to move objects and luggage and materials from one place to the other. So हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है रेलरोड कार मीन्स जस्ट इमेजिन दैट दीज आर रेल्स एंड दिस इज अ बोगी एंड यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ईदर दिस वे और दिस वे और दिस वे. Whatever be the direction of force, the bogie is constrained to move only in this direction. If you apply force like this, the bogie will not move at all. If you apply force perpendicular to the rails, bogie will not move at all. So this is actually presenting the constraint of the system. What is the meaning of constraint? So this is the basic meaning of constraint, and now we'll move to different methods of finding constraint relations. Let's move to the next slide. So first in part 1 we will talking about physical constraint of the system. So what is the meaning of physical constraint of the system? We will be clearing these terms in different parts with different logics. So the first logic here we are using is velocity of any 2 points of a taut string in a system along the string must always be equal. So velocity of any 2 points of a taut string in a system along the string must always be equal. And जब हम इस लाइन को, इस लॉजिक को यूज करेंगे, बहुत ध्यान रखना है, सारी क्लैरिटी जो छुपी है वो इस जगह पर छुपी हुई है. जब हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे अभी, तो आपका ध्यान इस पर जाए. along the string must always be equal. ये है क्यों, ये लॉजिक बना क्यों, इसको समझते हैं. say we are having a part of taut string. Say this is a taut string. This is a part of taut string means जिसमें टेंशन हो, जो स्लैक ना हो. अब मैकेनिकल अरेंजमेंट में दिस इज a part of taut string, और ये मैकेनिकल अरेंजमेंट में ये जो स्ट्रिंग का पार्ट है वो कैसे भी मूव कर सकता है, किसी भी तरीके का मूवमेंट हो रहा होगा. बट इफ द स्ट्रिंग इज टॉट, इन 2 पॉइंट्स के बीच में, इन 2 पॉइंट्स के बीच का गैप जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, बिकॉज आइडियली वी आर डीलिंग विद इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग्स. स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं हो सकती, स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ नहीं सकती है. रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट टॉट स्ट्रिंग, दैट मीन्स विच इज़ नॉट स्लैक, विच हैज़ सम टेंशन इन इट. तो स्ट्रिंग एक ऐसे लाइन जैसी अपीयर होगी. अब ये जो पार्ट ऑफ स्ट्रिंग है वो कैसा भी मूवमेंट फॉलो कर रहा है बिकॉज ऑफ एनी रीजन इन द गिवन मैकेनिकल अरेंजमेंट, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का ये जो गैप है ये हमेशा फिक्स रहेगा. तो इस पॉइंट की वेलोसिटी अलोंग दिस लाइन एंड इस पॉइंट की वेलोसिटी अलोंग दिस लाइन अगर सेम नहीं है तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का गैप चेंज हो जाएगा, जो नहीं होना है. That's why we have made this logic L1, logic 1, velocity of any 2 points of a taut string in a system along the string must always be equal. So make sure that you are focusing over the importance of this term along the string.
When we say velocity along certain direction, that means we need to think about the component of velocity along that direction. Say this point is having certain velocity v like this, and we are talking about velocity of this point along this direction. That means in turn we are trying to say we are talking about component of velocity along this direction. So make sure that you are giving due importance to this particular टर्म along the string. अभी हम जब इलस्ट्रेशंस पर फोकस करेंगे हम पाएंगे कि इस टर्म की क्लैरिटी से ही सारा खेल होने वाला है. ओके, सो देखते हैं कुछ इलस्ट्रेशंस इसी पॉइंट पर, इस लॉजिक के ऊपर कुछ इलस्ट्रेशंस देखते हैं. से वी आर हैविंग अ सिस्टम लाइक दिस. So what is being noticed that this is illustration we are going to follow, discuss on that logic one. Say this is a system, these are two pulleys, string is passing like this. In the middle of the string this is a block capital M, this is my small m, this is my small m. What is being noticed that these small m and small m are being pulled down with velocity u. At that instant when these angles were given to be theta, what would be the velocity of this block v? So we have to relate u and v over the given instant. अब हमें दिख रहा है यहाँ पर जो अरेंजमेंट है इसमें स्ट्रिंग टॉट है, तो कुछ पॉइंट्स हम बोलते हैं एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. जब आप बोलोगे, खुद से बोलोगे, आपको इसका फील आएगा, इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी वैल्यू की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी. से वी हैव टेकन दिस पॉइंट एज 1, दिस पॉइंट एज 2, दिस पॉइंट एज 3, this point as 4, this point as 5, and this is the last point, nearly last point, we are calling it 6. So if you look at this, you will say the velocity of point 1 is u downward, velocity of point 1 along the string is known to be u, it is given to be u here in this case. Velocity of point 1 along this string is u. This is the information you are having. Now what was the constraint? What was the constraint? Velocity of any 2 points of this taut string. Velocity of any 2 points of a taut string along the string must always be equal. So what will say? Velocity of point 1 along the string was given to be u. So velocity of point 2 along the string must be u. Along the string must be u. Fortunately, velocity of point 2 is already along the string only. So velocity of point 2 along the string is u. Velocity of point 3 along the string is u. Velocity of point 4 along the string should be u. Velocity of point 5 along this string should be u. Velocity of point 6 along this string should be u. Now just watch it.
this point 6 was actually, this last point, the point 6 was actually connected to capital M, and we have just said velocity of point 6 along this string should be u. But what we are noticing, we are noticing that this point 6 actually belongs to capital M, and the point 6 is having velocity v upward. And what we have said velocity of point 6 along the string must be equal to u. And what we have noticed is that the point 6 belong to capital M, hence its velocity should be v vertically upward. So what should now we say? That the component of v along this string should be u. Bolo. Component of velocity of this point, this last point along this string should be u. फिर से बोलता हूँ, ये जो point 6 है, ये ब्लॉक M से अटैच्ड है. ये point 6 इस स्ट्रिंग का भी पार्ट है लेकिन ब्लॉक से अटैच्ड है. तो ये तय बात है कि point 6 की वेलोसिटी v अपवर्ड है. बोलो, point 6 की वेलोसिटी v अपवर्ड है, लेकिन हमने क्या बोला, इतनी देर से बोले थे point 1 की वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग u गिवन है, point 2 की वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग u होनी चाहिए, point 3 की वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग u होनी चाहिए, point 4 की वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग u होनी चाहिए, point 5 की वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग u होनी चाहिए, point 6 की वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग u होनी चाहिए. लेकिन ये क्या हुआ, point 6 तो कैपिटल M का है, यानी point 6 की जो भी वेलोसिटी है, आपको जो भी दिख रहा है, उसका कंपोनेंट अलोंग दिस स्ट्रिंग u होना चाहिए. point 6 की वेलोसिटी है v अपवर्ड, v का कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग u होना चाहिए. कंपोनेंट करने में तुम लोग चैंपियन हो. v cos थीटा आएगा कंपोनेंट ऑफ v अलोंग दिस स्ट्रिंग, तो v cos थीटा u के बराबर होना चाहिए. इतनी बात जो हमने बोली है ये हमारे दिमाग में फुर्र से चल जाएगी और हम तुरंत आंसर करेंगे. बोलो, अब एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, सर यहाँ तो दो स्ट्रिंग हैं, तो v जो होगा वो डबल हो जाएगा, मतलब यहाँ से v आ रहा है आपका u अपॉन कॉस थीटा, इस स्ट्रिंग की वजह से भी आएगा v इक्वल्स टू u अपॉन कॉस थीटा, तो डबल हो जाना चाहिए. तो कंस्ट्रेंट रिलेशन में एक बात समझो, जो कंस्ट्रेंट हमें दिख रही है उसके अकॉर्डिंग रिलेशन निकालते हैं. कोई अपनी मर्जी से नया कोई रूल नहीं बना लेते, नया कोई लॉजिक डेवलप कर लेते हैं कि 3 पार्ट्स हैं, 6 पार्ट हैं, 10 पार्ट है, 20 पार्ट है, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे रिलेशन को, 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे. इसका सिंपल सा लॉजिक बताते हैं. ये डाउट आएगा अगर आप सोचोगे तो, जो मैंने अभी बोला है, क्योंकि लगभग हर बैच में एक बच्चा निकलता है, जो ये कम से कम एक बच्चा निकलता है जो ये बोलता है कि सर 2 स्ट्रिंग है तो डबल कर दें रिलेशन, 3 है तो ट्रिपल कर दें, इस तरीके की बातें. तो आपको एक लॉजिक बताते हैं, अगर ऐसा दिमाग में ख्याल आता है, इतना गंदा ख्याल अगर आ जाता है, हालांकि गंदा नहीं है, सबको आता है इसलिए अच्छा ही ख्याल बोलोगे, लेकिन डाउट है. तो से एक पर्सन है, एक इंसान है, ए, एक दूसरा इंसान है बी. ए और बी के बीच में हमने एक रोप बांध दी. ए और बी के बीच में हमने एक रोप बांध दी. अगर ए इधर चलने लगा 2 मीटर पर सेकेंड से, अगर ए इधर चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो बी भी 2 मीटर पर सेकेंड से इधर चलेगा. बोलो, ये सिस्टम की कंस्ट्रेंट है. अगर ए इधर 2 मीटर पर सेकेंड से चला है तो बी भी इधर 2 मीटर पर सेकेंड से चलेगा ही चलेगा. तो किसी ने बोला ए का एक दोस्त और बुला लेते हैं, ए का फ्रेंड और बुला लिया हमने, हमने ए का एक और फ्रेंड बुला लिया. अब दोनों मिलकर 2 मीटर पर सेकेंड चल रहे हैं. अब ये दोनों मिलकर 2 मीटर पर सेकेंड चल रहे हैं. ए और ए डैश, ए और ए का फ्रेंड ए डैश है, दोनों इस रोप से बंधे हुए हैं, दोनों मिलकर 2 मीटर पर सेकेंड चल रहे हैं. तो आपको क्या दिखता है, बी किस स्पीड से चलेगा? बी क्या 4 मीटर पर सेकेंड चलने लगेगा? जिस रेट से ये पार्ट जाएगा आगे, उसी रेट से तो ये पार्ट जाएगा. तो यहाँ पर अगर डबल पर्सन कर दिए तो क्या वेलोसिटी डबल हो जाएगी? नहीं. जो कंस्ट्रेंट है इस सिस्टम में, कंस्ट्रेंट क्या है? ये जो रोप है, इस रोप की लेंथ नहीं बढ़ सकती.
इस रोप की लेंथ नहीं बढ़ सकती, तो ए की जगह पर ए डैश ले आए, एक और दोस्त ले आए उसका, ए डबल डैश ले आओ, 5 ले आओ, 10 ले आओ, 15 ले आओ। ये 15 लोग एक साथ मिलकर रोप को पकड़ रहे हैं, 15 लोग मिलकर एक साथ रोप को पकड़ रहे हैं। जैसे टग ऑफ वार में होता है, कई सारे लोग रोप को पकड़ते हैं, वैसे रोप को पकड़े हुए हैं और 15 के 15 2 मीटर पर सेकेंड से चलने लगे, तो ये 30 मीटर पर सेकेंड से नहीं चलने लगेगा, ये 2 मीटर पर सेकेंड से चलने के लिए ही बाउंड है, क्योंकि इस रोप की लेंथ बढ़ नहीं सकती। सेम वे इस अरेंजमेंट में आप बोल सकते थे, कि आपके दिमाग में ऐसा ख्याल नहीं आना चाहिए कि डबल केस है तो डबल कर दोगे। आंसर यही रहेगा, v cos थीटा इक्वल्स टू u। चलो एक बार चेक करते हैं ये बात भी, यहाँ से भी दूसरी साइड से क्या रंग बदल जाएगा क्या? दूसरी साइड से कहानी का रंग बदल जाएगा क्या? चेक करते हैं। से ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है D, ये पॉइंट है E, ये लास्ट पॉइंट है F। तो अब हम क्या बोलेंगे, देखो फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं पुराने वाले क्वेश्चन में। पॉइंट A की वेलोसिटी दिख रही है अलोंग द स्ट्रिंग U है, डाउनवर्ड U है, अलोंग द स्ट्रिंग U है। तो पॉइंट B की वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग U होनी चाहिए, तो पॉइंट C की वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग U होनी चाहिए, पॉइंट D की वेलोसिटी अलोंग दिस स्ट्रिंग U होनी चाहिए, पॉइंट E की वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग U होनी चाहिए, पॉइंट F की वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग U होनी चाहिए। लेकिन ये क्या हुआ, पॉइंट F तो लास्ट पॉइंट है जो कैपिटल M से अटैच्ड है, पॉइंट F तो लास्ट पॉइंट है कैपिटल M से अटैच्ड है, और कैपिटल M से अटैच्ड पॉइंट की वेलोसिटी तो V अपवर्ड होगी। तो हम जो बोल चुके हैं कि पॉइंट F की वेलोसिटी अलोंग दिस स्ट्रिंग U होनी चाहिए और पॉइंट F की वेलोसिटी है V अपवर्ड, यानी V का कंपोनेंट अलोंग दिस स्ट्रिंग U होना चाहिए, यानी V cos थीटा को U के बराबर होना चाहिए, V cos थीटा को U के बराबर होना चाहिए। तो किसी भी रास्ते से जाओ, अगर आपको कहीं भी किसी भी रास्ते पर कोई कंस्ट्रेंट दिख रही है, जैसे यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट दिख रही है कि ये एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ बढ़ नहीं सकती, यहाँ पर कंस्ट्रेंट दिख रही है कि ये स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ बढ़ नहीं सकती, किसी भी रास्ते से जाओ। और ये जितना हमने बोला है, अभी शुरुआत है, समझाना पड़ रहा है, इसलिए इतना बोलना पड़ रहा है, वरना एक बार अगर आप सीख गए तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपके दिमाग से ये थॉट चल जाएगा और आप तुरंत के तुरंत सीधे ही आंसर लिखोगे। यही स्ट्रेंथ है इस पर्टिकुलर मेथड की। आगे बढ़ते देखें, कुछ और इलस्ट्रेशन पर मजा लिया जाए। एक इलस्ट्रेशन और करवाते हैं तुम लोगों को। So this is a fixed horizontal rod over which a ring of mass small m may move like this, attached to a string. A string is passing through this pulley. A string is passing through this pulley. At certain moment, when this angle was theta, this capital M was noticed to be moving with velocity v, obviously downward, and this ring was noticed to be moving with velocity u. The ring is constrained to move along the rod only. The block will move down obviously, and the ring is constrained to move along the rod only. You have to relate
u and v, you have to relate u and v. now स्ट्रिंग फिर से आ गई, फिर से एक टॉट स्ट्रिंग है आपके सामने, फिर से आपके सामने एक टॉट स्ट्रिंग है। इस टॉट स्ट्रिंग के ऊपर ध्यान दें। इस टॉट स्ट्रिंग के हर पॉइंट की वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग सेम रहनी चाहिए। इस लॉजिक 1 पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसी पर कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कुछ पॉइंट्स बना ले जाएं और फिर वो मज़ेदार बात बोलते हैं। एक बार खुद से बोलना शुरू करोगे तो समझ में आएगा इस बात को बोलने में कितना इंटरेस्ट आता है जब आप बोलना सीख जाते हो इसको। से दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2, दिस इज पॉइंट 3, 4, 5. The point 5 is just close to the ring. So what we are noticing that point 1 is moving down with velocity v. तो अब हमारा स्टेटमेंट शुरू होगा बोलना, कंस्ट्रेंट वाला स्टेटमेंट बोलना शुरू होगा। पॉइंट 1 की वेलोसिटी v डाउनवर्ड है ऐसा दिख रहा है, तो पॉइंट 2 की वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग v डाउनवर्ड v होनी चाहिए। पॉइंट 3 की वेलोसिटी अलोंग दिस स्ट्रिंग v होनी चाहिए। पॉइंट 4 की वेलोसिटी अलोंग दिस स्ट्रिंग v होनी चाहिए। पॉइंट 5 की वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग v होनी चाहिए। लेकिन पॉइंट 5 तो रिंग से अटैच्ड है, पॉइंट 5 तो रिंग से अटैच्ड है और रिंग के हर पार्टिकल की वेलोसिटी u है अलोंग द रॉड। रिंग के हर पार्टिकल की वेलोसिटी है u अलोंग द रॉड। तो पॉइंट 5 की वेलोसिटी हम बोल चुके हैं, पॉइंट 5 की वेलोसिटी अलोंग दिस स्ट्रिंग v होनी चाहिए। और हम ये भी बोल रहे हैं कि पॉइंट 5 की वेलोसिटी तो ऐसे है u, रियल वेलोसिटी पॉइंट 5 की है u, पॉइंट 5 की रियल वेलोसिटी है u लाइक दिस, हॉरिजॉन्टली लाइक दिस। तो पॉइंट 5 की वेलोसिटी अगर अलोंग दिस स्ट्रिंग u होनी चाहिए तो हम क्या बोलेंगे, यानी v cos थीटा को, u cos थीटा को इस u के कंपोनेंट को v के बराबर होना चाहिए। u cos थीटा को v के बराबर होना चाहिए। बन गया रिलेशन। तो एक स्टूडेंट ने बोला कि सर हम अगर ये 0.5 की वेलोसिटी v है इस तरफ, जैसा आप बोल रहे हैं कि v होनी चाहिए, 0.5 की वेलोसिटी v होनी चाहिए, तो v का कंपोनेंट कर दें और u के बराबर कर दें, v cos थीटा को u के बराबर कर दें, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो जवाब जो देना था वो फिर से देते हैं कि 0.5 की एक्चुअल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड है, 0.5 की एक्चुअल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड है। और जो कंस्ट्रेंट का स्टेटमेंट है वो ये है कि स्ट्रिंग के किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी, इस स्ट्रिंग के किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग v के बराबर होनी चाहिए। तो 0.5 की वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग v के बराबर आनी है। 0.5 की वेलोसिटी v नहीं है, 0.5 की वेलोसिटी कुछ और ही तरीके की है। 0.5 अगर रिंग से अटैच है तो इसकी वेलोसिटी u है। तो रियल वेक्टर का कंपोनेंट करते हैं, मींस कंपोनेंट का कंपोनेंट एज पर रिक्वायरमेंट, जब उसकी रिक्वायरमेंट है वो कहीं पर अप्लाई हो रहा है तो करते हैं। लेकिन इस जगह पर कंस्ट्रेंट देखो, कंस्ट्रेंट ये नहीं है कि इस पॉइंट की वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द रॉड u के बराबर होना चाहिए। तो हमने लॉजिक कभी बोला ही नहीं। लॉजिक अभी तक केवल एक बोला गया है कि हर पॉइंट ऑफ टॉट स्ट्रिंग की वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग सेम होनी चाहिए। यहाँ पर दूर से अगर देखो साफ दिख रहा है, 0.1 की वेलोसिटी v है, 0.5 की वेलोसिटी u है, ये दिख रहा है। अब हम बोलेंगे क्या, हमारा जो लॉजिक है वो ये है कि 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की सबकी वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग सेम आएगी और वो v के बराबर होगी। तो जब हमने बोला कि 0.5 की वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग v के बराबर होगी और देखा तो 0.5 की वेलोसिटी u है राइटवर्ड, यानी u राइटवर्ड का कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग v के बराबर होना चाहिए, u cos थीटा इक्वल्स टू v। ओके, सो ये दो इलस्ट्रेशंस हमने देखे लॉजिक 1 के ऊपर। आप लोग इसको पॉज करके थोड़ा सा रिवाइंड करके एक्चुअली देखोगे तो बेहतर रहेगा। हर बार दोनों जो भी इलस्ट्रेशंस हम कर रहे हैं उसको रिवाइंड करके एक बार जरूर देखना।
अभी टाइम लगेगा, आपको लगेगा टाइम लग रहा है, लगा दो टाइम को इन्वेस्ट करो, ये टाइम वेस्टेज नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके के जो डिस्कशंस हो रहे हैं, इसकी वजह से आपको मैकेनिकल सिस्टम्स की क्लैरिटी में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा आने वाले समय में। एंड अचानक से कभी कोई क्वेश्चन देखोगे, आप देखोगे कि कंस्ट्रेंट्स में जो डिस्कशंस किए थे उसकी हेल्प से आप उन सिस्टम्स में कुछ बेहतर बातें नोटिस कर पा रहे हो। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या लॉजिक है। सो वी आर ऑन टू द लॉजिक 2। दिस इज अगेन वेरी interesting logic, though the logic is quite similar to what we had talked about in logic 1। अगर टॉट स्ट्रिंग है तो उसके बीच का वो हमेशा ऐसे दिखेगी, अगर ये टॉट स्ट्रिंग का पार्ट है तो वो हमेशा ऐसे दिखेगा, तो रॉड जैसा ही तो दिख रहा है, ये वही लॉजिक यहाँ पर आ गया। वेलोसिटी ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑफ अ रॉड along the length of the rod must always be equal। तो फिर से वही बात, इस बात की इम्पोर्टेंस बहुत है, along the length of the rod। ये जो 2-3 वर्ड्स हैं, इसके क्लैरिटी की इम्पोर्टेंस को अगर इग्नोर किया तो ये लॉजिक्स की ओवरऑल स्ट्रेंथ हम समझ नहीं पाएंगे। देन इसी का एक वर्जन है, वेलोसिटी ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑफ अ रिजिड बॉडी अलोंग द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स मस्ट ऑलवेज बी इक्वल। रिजिड बॉडी की डिफिनेशंस पर अगर जाएं तो हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी में, रिजिड बॉडी वो रिजिड बॉडी है, वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है जिसमें 2 पार्टिकल्स के बीच का गैप या एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल की पोजीशन हमेशा फिक्स रहती है, 2 पार्टिकल्स के बीच का गैप फिक्स रहता है। ये रिजिड बॉडी की बेसिकली डिफिनेशन है। तो अगर हमने कोई रिजिड बॉडी बनाई, ये रिजिड बॉडी है, इसमें ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो गैप है, ये गैप हमेशा फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं कर सकता, यही रिजिड बॉडी की डिफिनेशन है। तो अगर इन 2 पॉइंट्स के बीच का गैप चेंज नहीं कर सकता, ये बॉडी कैसे भी मूव कर रही हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट हो, घूम भी रही हो, आगे भी बढ़ रही हो, कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट हो, लेकिन इन 2 पॉइंट्स के बीच का गैप चेंज नहीं होगा। अगर इन 2 पॉइंट्स के बीच का गैप चेंज नहीं होगा तो इस पॉइंट की जो भी वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में और इस पॉइंट की जो भी वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, इसको सेम होना ही पड़ेगा। अगर इन 2 पॉइंट्स की वेलोसिटी इस लाइन के अलोंग सेम नहीं है तो इन 2 पॉइंट्स के बीच का गैप डेफिनेटली चेंज कर जाएगा, जो रिजिड बॉडी के लिए तो पॉसिबल नहीं है। यहीं से हमें लॉजिक बनाने का मौका मिल गया कि इन 2 पॉइंट्स की वेलोसिटी along the line joining the 2 must always be equal। So velocity of any 2 points of a rigid body along the line joining the 2 point must always be equal। रॉड में तो सीधे ही सीधे है, velocity of any 2 points of a rod along the length of the rod must always be equal। तो जल्दी से एक इलस्ट्रेशन इसके ऊपर करते हैं। से this is a rod and this rod makes an angle theta, this is wall, this is wall, and the rod makes an angle theta with the horizontal plane. Now at some point of time it is being noticed that ends A and B are moving with velocity VA and VB। So we have to relate VA और VB को रिलेट करना है एट द गिवन इंस्टेंट। तो यहाँ पर सिस्टम में साफ साफ समझ में आना चाहिए कि पॉइंट A की वेलोसिटी तय बात है अलोंग दी वॉल ही होगी, पॉइंट B की वेलोसिटी लाइक दिस ही होगी। और ऐसा अगर दिया गया है तो VA और VB को हम कैसे रिलेट करेंगे, क्या रिलेशन है, यही हमें फाइंड करना है, यही कंस्टेंट रिलेशन है। तो A और B की वेलोसिटीज को रिलेट करना है। लॉजिक क्या है,
इस रॉड की लेंथ चेंज नहीं हो सकती, मतलब ए और बी पॉइंट्स के बीच का जो गैप है, ए और बी पॉइंट्स के बीच का जो गैप है वो चेंज नहीं हो सकता। इसी वजह से पॉइंट ए की वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड एंड पॉइंट बी की वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड सेम होनी चाहिए। तो हम ए और बी की वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड निकालें। वी ए का कंपोनेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड क्या आएगा? वी ए, ये एंगल 90 माइनस थीटा है, दिस एंगल शुड बी 90 माइनस थीटा। वी ए कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू वी ए साइन थीटा। इस पॉइंट बी की जो भी वेलोसिटी है, क्या वेलोसिटी है? वी बी है, साफ साफ दिख रहा है। इस पॉइंट बी की वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड, अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड पॉइंट बी की वेलोसिटी क्या आ रही है? वी बी कॉस थीटा। तो हमें दिख रहा है बी की वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड, ए की वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड बराबर कर दो। ठीक है, बन गया रिलेशन। फिर से ये जितना लिख रहे हैं इनमें से कुछ, इसमें से कुछ भी आपको लिखना नहीं पड़ेगा। जब ये सिचुएशन आपके सामने किसी क्वेश्चन में आएगी, आप विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड और मे बी इन अ सेकेंड आप ये सारे थॉट को सोच लोगे तुरंत के तुरंत, और तुरंत के तुरंत आंसर भी दे पाओगे। बोलो, बहुत मज़ेदार है। एक बार खुद से ये बोलते हुए क्वेश्चंस करो, ऐसे जैसे किसी को समझा रहे हो, कमांड आ जाएगा, कमांड आ जाएगा, कमाल का कमांड आ जाएगा। और मे बी पार्ट 3 ख़त्म होने के बाद आप कहो कि नहीं भाई ये मेथड हम फॉलो नहीं करेंगे, हम तो पार्ट 3 वाला मेथड फॉलो करेंगे, वो ज़्यादा आसान है, ये डिफ़िकल्ट है। हो सकता है ऐसा कहो, लेकिन फिर भी इस मेथड को फॉलो करने का मज़ा कभी ख़त्म नहीं होगा, वो हमेशा ही उतना ही इंटरेस्टिंग रहेगा। मुझको आज 20 साल हो गए, 20 साल बाद भी ये लाइन्स जब दोबारा बोलता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड, तो मुझे आज भी उतना ही मज़ा आता है। एक बार इस इंटरेस्ट को समझ जाओगे तो कमाल की चीज़ है ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ हमारा, आसान था। आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशंस हैं, जब हम पार्ट 4 में कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे, वो सारे क्वेश्चंस इन्हीं क्वेश्चंस के बड़े भाई होंगे, उनको डिस्कस करेंगे तो और इंटरेस्ट आएगा। और जब हम डिस्कस करेंगे, हम कोशिश करेंगे जितने भी मेथड सीखे हैं लगभग सारे मेथड से एक ही क्वेश्चन को करने की कोशिश की जाए। हर मेथड की अपनी वैल्यू वहाँ पर कंपेयर करते हुए देखेंगे हम। नाउ ये एक हैवी वेट पॉइंट है। When two bodies in a system are known to be in contact, then velocity of these points of these bodies just around the contact must always be equal along the normal to the contact. तो इस पूरी लाइन को समझते हैं क्या कहानी है। उसके पहले वो जो दो तीन वर्ड्स को हम इज्जत देते हैं, वो इज्जत दे देते हैं वापस। इन 2-3 वर्ड्स को रिस्पेक्ट देने की जो इम्पोर्टेंस है उसको हम कभी इग्नोर नहीं करेंगे। अलोंग द नॉर्मल टू द कॉन्टैक्ट, और थोड़ी सी इज्जत बढ़ाओ। अलोंग द नॉर्मल टू द कॉन्टैक्ट, इस टर्म को पकड़ लिया, पूरी लाइन समझ लेते हैं अभी। इस टर्म को पकड़ लेने के बाद फिर हमें कोई रोक नहीं सकता सही आंसर निकालने का। अगर इस लॉजिक पर बना हुआ कोई क्वेश्चन आ जाए तो देखते हैं कैसा क्या होगा। पहले इस लाइन को समझते हैं, ये लाइन है क्या, ये लाइंस क्या कह रही हैं, उसके थोड़ा सा एक इलस्ट्रेशन डिस्कस करते हैं। से एक प्लैंक है हमारे पास, और इस प्लैंक के ऊपर एक रॉड रखी हुई है। इस प्लैंक के ऊपर एक रॉड रखी हुई है और रॉड के साथ कुछ अटैचमेंट्स हम फिट कर दे रहे हैं। इस तरीके के कि ऐसा ये अटैचमेंट हमने फिट किया है कि रॉड केवल वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर सकती है।
रॉड ये केवल वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर सकती है। इस तरीके का ये स्लॉट हमने अटैच कर दिया रॉड के साथ, इस स्लॉट में ही रहेगी रॉड, जो है वो स्लॉट से बाहर साइडवेज मूव नहीं कर सकती है। तो रॉड इज कंस्ट्रेंड टू मूव इन वर्टिकल डायरेक्शन ओनली। हम इन लाइंस को समझाने के लिए ये डायग्राम बना रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं है। देखो अब अगर हम इस प्लैंक को हॉरिजॉन्टली मूव कराएं, इस प्लैंक को हॉरिजॉन्टली मूव कराएं और आपसे पूछें कि इस रॉड की वेलोसिटी क्या होगी, तो आप सबको ये समझ में आना चाहिए कि रॉड मूव ही नहीं करेगी, क्या वेलोसिटी बता रहे हो, क्या वेलोसिटी पूछ रहे हो, बोलो। अगर इस प्लैंक को हॉरिजॉन्टली मूव कराओगे तो इस रॉड का जो वर्टिकल केवल मूवमेंट हो सकता है, ऐसा कंस्ट्रेंट है रॉड के साथ, तो रॉड की वेलोसिटी तो जीरो ही आएगी ना। तो हमने सोचा कि इस रॉड को हम वर्टिकली मूव कराएं Vy से, पहले हमने इस प्लैंक को Vx से मूव कराया हॉरिजॉन्टली, हमने देखा कि रॉड को कुछ भी मूवमेंट नहीं मिलेगा। फिर हमने इस प्लैंक को Vy वेलोसिटी से मूव कराया वर्टिकली अपवर्ड, इसी लाइन के अलोंग, इसी स्लॉट के अलोंग, तो हम कह पाएंगे कि इस रॉड की वेलोसिटी Vy होगी। फिर हमने एक और प्रैक्टिकल किया, हमने इस प्लैंक को ऐसे किसी V' से मूव कराया थीटा एंगल पर, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो V' बना है, इस V' का V' cos थीटा हमारे मतलब का नहीं है। इस V' cos थीटा की वजह से इस रॉड को कोई भी डिस्टरबेंस नहीं मिलेगा, लेकिन V' sin थीटा जो कंपोनेंट होगा, इस V' का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा V' sin थीटा, उसकी वजह से प्लैंक के V' sin थीटा की वजह से रॉड को भी V' sin थीटा वेलोसिटी मिलेगी। फिर से बोलते हैं, पहला प्रैक्टिकल, हमने प्लैंक को Vx वेलोसिटी दी, रॉड का कुछ भी मूवमेंट होते हुए हमें नहीं दिखा। हमने प्लैंक को Vy वेलोसिटी दी, हमें रॉड भी Vy वेलोसिटी से चलती हुई दिखनी चाहिए। हमने प्लैंक को V' वेलोसिटी दी थीटा एंगल पर, तो हम कह सकते हैं कि V' का एक कंपोनेंट होगा V' cos थीटा, एक कंपोनेंट होगा V' sin थीटा। तो प्लैंक के V' cos थीटा कंपोनेंट पर अगर ध्यान दो तो रॉड को कुछ भी नहीं मिलना, लेकिन प्लैंक के अगर V' sin थीटा कंपोनेंट पर ध्यान दो तो रॉड को कुछ मिलना है। क्या मिलना है? V' sin थीटा। तो ध्यान रखने की बात है, एक ये भी। अब एक पॉइंट ये हमने लिया P और ये पॉइंट लिया Q, 2 पॉइंट्स जस्ट अराउंड द कॉन्टैक्ट P और Q पॉइंट्स लिए, P और Q पॉइंट्स जस्ट अराउंड द कॉन्टैक्ट लिए। तो P और Q की वेलोसिटी अलोंग द नॉर्मल टू द कॉन्टैक्ट, P और Q की वेलोसिटी अलोंग द नॉर्मल टू द कॉन्टैक्ट, ये नॉर्मल बनाया कॉन्टैक्ट सरफेस पर, इस कॉन्टैक्ट सरफेस पर ये नॉर्मल बनाया, तो अलोंग द नॉर्मल टू द कॉन्टैक्ट P और Q की वेलोसिटी अलोंग द नॉर्मल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, कॉन्टैक्ट के अराउंड जो 2 पॉइंट्स हैं उनकी वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए। अब समझो, P point belongs to plank and the point Q belongs to this rod। P की जो भी वेलोसिटी है, मान लीजिए V' थी, P की जो भी वेलोसिटी है, मान लीजिए V' थी, उसका कंपोनेंट अलोंग दिस नॉर्मल टू द कॉन्टैक्ट, और Q की वेलोसिटी जो भी बनेगी उसका कंपोनेंट अलोंग द नॉर्मल टू द कॉन्टैक्ट बराबर होना चाहिए। हमें पता है Q तो मूव करेगा वर्टिकली, तो Q की वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द नॉर्मल टू द कॉन्टैक्ट क्या आएगा? वही जो है VQ, मतलब V रॉड। तो V रॉड ही VQ होगा अलोंग द नॉर्मल टू द कॉन्टैक्ट, और VP अलोंग द नॉर्मल टू द कॉन्टैक्ट आ जाएगा V' sin थीटा। हम थर्ड प्रैक्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं। P पॉइंट की वेलोसिटी अगर V' इस तरीके से है, तो P पॉइंट की वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द नॉर्मल टू द कॉन्टैक्ट आ जाएगा V' sin थीटा,
और रॉड की वेलोसिटी अगर वी रॉड है, रॉड की वेलोसिटी को अगर हम वी रॉड बोलते हैं तो पॉइंट क्यू की वेलोसिटी अलोंग दिस नॉर्मल टू द कॉन्टैक्ट आ जाएगी वी रॉड। तो वी रॉड और वी डैश साइन थीटा बराबर होने चाहिए, बन गया रिलेशन। इस तरीके से हम ये जो लिखा हुआ है उसका मीनिंग क्या है आप इस इलस्ट्रेशन से समझिए। एक बार 5 मिनट के लिए रिवाइंड करके फिर से इस बात को सुनोगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। चलिए अब इस डिस्कशन के ऊपर एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं। At any point of time it is noticed that this capital M, this angle is theta, this triangular block of mass capital M, and this is a rod of mass small m। हमने जो अरेंजमेंट बनाने की कोशिश की है वो ये है कि रॉड जो है वो इन दो फिक्सर्स की हेल्प से केवल वर्टिकल डायरेक्शन में ही मूव कर सकती है। रॉड इन दो फिक्सर्स के अलोंग ही मूव कर पाएगी, केवल वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर सकती है रॉड हॉरिजॉन्टली मूव नहीं कर सकती है। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर ये नोटिस किया गया इस ट्रायंगुलर ब्लॉक की वेलोसिटी है v1 और इस रॉड की वेलोसिटी है v2। देन द क्वेश्चन इज रिलेट v1 एंड v2। हम क्या देखेंगे यहाँ पर, अभी स्ट्रिंग तो है नहीं, स्ट्रिंग वाला लॉजिक तो दिमाग में स्ट्राइक नहीं करना चाहिए, लेकिन रॉड वगैरह दिख रही है तो वो कंफ्यूज कर सकता है कि रॉड वाला कोई लॉजिक यूज करेंगे क्या। लेकिन हमें यहाँ पर एक दो बॉडीज़ का कांटेक्ट भी दिख रहा है। जब ये ट्रायंगुलर ब्लॉक इधर जा रहा है तो वो रॉड के नीचे आने की वजह से जा रहा होगा। रॉड की वेलोसिटी नीचे की तरफ किसी मोमेंट पर v2 है, किसी इंस्टेंट पर रॉड की वेलोसिटी नीचे की तरफ v2 है, ट्रायंगुलर ब्लॉक की v1 है, तो हमें v1 और v2 को रिलेट करना है। तो हमें ये बात दिख गई कि दो बॉडीज़ का कांटेक्ट यहाँ पर जनरेट हो रहा है। जब दो बॉडीज़ का कांटेक्ट यहाँ पर जनरेट हो रहा है उस केस में हम कांटेक्ट के अराउंड दो पॉइंट्स ले लेंगे। ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q। ये दो पॉइंट्स लिए P एंड Q। अब इसी कांटेक्ट पर हम नॉर्मल भी बनाएंगे। जो स्टेटमेंट था लॉजिक 3 जो था इसके स्टेटमेंट को अगर पिक करें तो हम यहाँ पर एक नॉर्मल टू द कांटेक्ट भी बनाएंगे। तो नॉर्मल टू द कांटेक्ट बनाया जाए, कांटेक्ट सरफेस की नॉर्मल बनाया जाए, ये बनेगा। अब P की वेलोसिटी दिख रहा है, P की वेलोसिटी v2 डाउनवर्ड है, P की वेलोसिटी है v2 डाउनवर्ड। और Q की वेलोसिटी है v1 राइटवर्ड। लॉजिक है कि P और Q की वेलोसिटी अलोंग द नॉर्मल टू द कांटेक्ट, मतलब ये जो ब्लू लाइन बनी है इस ब्लू लाइन के अलोंग P और Q की वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए। ये लॉजिक है, इस लॉजिक को हम यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं। P की वेलोसिटी और Q की वेलोसिटी अलोंग द नॉर्मल टू द कांटेक्ट बराबर कर दी जाए।
तो P की वेलोसिटी अलोंग द नॉर्मल टू द कॉन्टैक्ट क्या होगी, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, तो ये एंगल थीटा होगा। यानी P पॉइंट की वेलोसिटी अलोंग द नॉर्मल टू द कॉन्टैक्ट, मैं ये पार्ट दोबारा से बना देता हूँ। ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, ये है नॉर्मल, ये है P की वेलोसिटी V2, ये है Q की वेलोसिटी V1। इतने पार्ट को मैं दोबारा से बना रहा हूँ, थोड़ा बड़ा डायग्राम बने इसलिए। अब ब्लू लाइन के अलोंग P की वेलोसिटी और Q की वेलोसिटी को हमें बराबर करना है। ब्लू लाइन के अलोंग P की वेलोसिटी और Q की वेलोसिटी को हमें बराबर करना है। ब्लू लाइन के अलोंग P की वेलोसिटी और Q की वेलोसिटी को बराबर करना है। P की वेलोसिटी अलोंग द ब्लू लाइन क्या आएगी, हम कह चुके हैं कि ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा, मतलब ये एंगल थीटा है। तो V2 का कंपोनेंट अलोंग दिस नॉर्मल आ जाएगा V2 cos थीटा, एंड V1 का कंपोनेंट अलोंग दिस नॉर्मल आ जाएगा V1 cos ऑफ 90 माइनस थीटा। लॉजिक ये है कि पॉइंट P की वेलोसिटी अलोंग द नॉर्मल टू द कॉन्टैक्ट एंड Q की वेलोसिटी अलोंग द नॉर्मल टू द कॉन्टैक्ट बराबर होनी चाहिए। तो V2 cos थीटा इक्वल्स टू V1 sin थीटा, V2 इक्वल्स टू V1 tan थीटा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब मैं कोई भी पार्ट यूज करूं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कांस्टेंट रिलेशन का, हर पार्ट में मैं यही इलस्ट्रेशंस रिपीट करूंगा, जिससे कि आपको ये देखने को मिल जाए, कंपेयर करने को मिल जाए कि कौन सा पार्ट आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, किस पार्ट में आप ज़्यादा कमांडिंग पोजीशन में आ जाते हो। क्योंकि ये 1 to 1 वेरी करता है, हर इंडिविजुअल की अपनी स्ट्रेंथ होती है, हर इंडिविजुअल की अपनी कुछ लाइकिंग्स होती हैं। स्टूडेंट्स में मैंने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स पार्ट 3 पढ़ने के बाद भी पार्ट 1 को ही प्रेफरेंस देते हैं, कुछ स्टूडेंट्स पार्ट 2 को प्रेफरेंस देते हैं। कौन सा पार्ट प्रेफरेंस में आएगा ये एग्जामिनेशन हॉल में भी डिपेंड करता है, कैसा क्वेश्चन आ गया, आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक किया उस टाइम पर। तो हम सारे केसेज में वही इलस्ट्रेशंस रिपीट करेंगे, जिससे कि आपको ये कंपैरिजन करने को भी मिले। ओके, सो पार्ट 1 में एक बड़ा सेगमेंट हमने कवर कर लिया है। अब इसके बाद आगे बात बढ़ाते हैं। अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रिंग्स एंड पुलीज। जब मैंने पीपीटी बनाते समय लिखा लेमन्स मेथड, तो जो टेक्नीशियंस होते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, जो पीपीटी पर काम करवाते हैं, टाइपिंग वगैरह करवाते हैं, उन्होंने बोला सर लेमन्स कोई बड़े फिजिसिस्ट थे क्या? तो दिस इज़ लेमन्स मीन्स दिस इज़ वो एक देसी मेथड, यू मे कॉल इट देसी मेथड, मतलब एक इंसान जिसको कुछ भी नहीं आता उसके बारे में बात हो रही है। हम एक ऐसे मेथड को फॉलो करने वाले हैं यहाँ पर इस अरेंजमेंट में, पार्ट 1 की जब हम बात कर रहे हैं, कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स, बहुत ज़्यादा साइंस की समझ की ज़रूरत नहीं है। केवल हम कोई बिजनेसमैन, कोई सड़क पे कोई दुकान चलाता है, उसको हिसाब किताब करना होता है, कितना सामान लिया, कितना सामान ख़रीदा, कितना बेचा, कितना क्या, उस तरीके की नोटिस करने की हैबिट हमें यहाँ पर डेवलप करनी होगी, उस तरीके की ऑब्जर्वेशंस डेवलप करनी होंगी। अभी जो मेथड मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्ट्रिंग्स एंड पुली के अरेंजमेंट में। लेकिन उसके पहले आप लोगों को ये बात रिमाइंड करवा दें, आप लोगों ने पहले कहीं पर पढ़ रखा होगा, सुन रखा होगा कि आइडियली हम जो यूज करते हैं स्ट्रिंग्स जो होती हैं वो इनएक्सटेंसिबल होती हैं। ठीक है, ये तो हम लोग पहले भी अभी बोल चुके हैं थोड़ी देर पहले। पुलीज जो यूज करते हैं हम लोग, जो पुली होती है वो हम आइडियली डायमेंशनलेस यूज करते हैं। अभी डायनेमिक्स नहीं चल रही है, अभी कंस्ट्रेंट रिलेशन चल रहा है। डायनेमिक्स में जब बात करेंगे तो वहाँ पर ये भी बात बोली जाती है कि जो पुलीज होती हैं आइडियली हम मासलेस और स्मूथ एज्यूम करते हैं। तो एज ऑफ नाउ पुली का साइज़ बहुत स्मॉल है, इस बात को हम फिक्स करके चल रहे हैं, इसको रेफरेंस लेकर चल रहे हैं।
तो हम केसेज ऑफ स्ट्रिंग्स एंड पुली की बात करेंगे। बेसिकली 3 तरीके की सिचुएशंस पुली के अराउंड नोटिस की जा सकती हैं स्ट्रिंग पुली अरेंजमेंट में। 3 तरीके की सिचुएशंस, ध्यान रखना, जब मैं बोलूँगा 3 तरीके की सिचुएशंस डिस्कस करूँगा तो इसका मतलब ये नहीं कि बस वही 3 तरीके के डायग्राम्स ही आपके सामने बार बार आएंगे। 3 तरीके के एनालिसिस इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो पहला इज़ वेरी सिंपल, रेफरेंस अच्छा है, इससे हम डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि ये जो लेमन्स मेथड है इसका मतलब क्या है। मैं जो देसी मेथड, मैं इसको बोलूँगा हिंदी में बोलो देसी मेथड, एकदम किसी रास्ते चलते रिक्शे वाले को बैठा के समझा दोगे तो वो समझ जाएगा, लाइक दिस। At any point of time, block 2 is moving down with velocity v2. So block 1 is moving up with velocity v1 and you have to relate v1 and v2। तो आपको अगर बेकार सा क्वेश्चन है, ये क्या बेकार की बात है, v1 इक्वल्स टू v2 तो हमें बहुत पहले से पता है, तो पता है, अच्छी बात है। हम सोचे कि चलो इसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो जो मेथड है, ये जो मेथड हम फॉलो कर रहे हैं, इसकी फंडामेंटल लाइन्स समझो। जो स्ट्रिंग है, ऐसे समझो कि ये स्ट्रिंग बहुत कॉस्टली स्ट्रिंग है, इसके एक मिलीमीटर का हिसाब करना पड़ेगा हमको। ऐसे समझो कि ये स्ट्रिंग जो है वो प्लेटिनम की स्ट्रिंग है, इसके हर 1 मिलीमीटर पर एक 100 सेंट का डायमंड पीस लगा हुआ है। बहुत कॉस्टली स्ट्रिंग है, एक मिलीमीटर की इम्पोर्टेंस है, एक मिलीमीटर का हिसाब करना है हमको। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। अगर ये ब्लॉक 2 v2 वेलोसिटी से चल रहा है तो अगले आने वाले कुछ टाइम में ये v2 की रेट से आगे बढ़ जाएगा से 1 सेकेंड। हालांकि 1 सेकेंड बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन फिर भी सोचो कि 1 सेकेंड अगर बहुत छोटा टाइम इंटरवल है तो अगले 1 सेकेंड में ये ब्लॉक 2 नीचे आ जाएगा बाई v2। जब ब्लॉक 2 नीचे आ जाएगा बाई v2 तो आपको यहाँ पर एक एडिशनल स्ट्रिंग देखनी पड़ेगी। ये जो एडिशनल स्ट्रिंग यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर जो स्ट्रिंग की रिक्वायरमेंट है, ये स्ट्रिंग की रिक्वायरमेंट है। इस जगह पर स्ट्रिंग की v2 लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की रिक्वायरमेंट जनरेट हो गई। और ये ब्लॉक 1 जब v1 की रेट से ऊपर जाएगा तो अगले 1 सेकेंड में, हम बोल रहे हैं, फिर से रिमाइंड करा दें, इस बात की इंपॉर्टेंस आगे कहीं समझ में आएगी, क्यों बार बार मैं बोल रहा हूँ कि 1 सेकेंड बहुत छोटा टाइम है। ऐसा सोच लो थोड़ी देर के लिए, सोच लो कि 1 सेकेंड बहुत छोटा टाइम है। तो अगले 1 सेकेंड में ये ब्लॉक v1 ऊपर चला जाएगा। तो ये जो v1 लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है यहाँ पर, ये जो v1 लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है ये कहीं पर रिलैक्स हो जाएगी, या इसको कह लो कि अवेलेबल है। v2 लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, v1 लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अवेलेबल है, कहीं पर भी इसको यूज कर सकते हो। और v2 लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डायग्राम फिर से बनाते हैं। ये ब्लॉक v2 की रेट से नीचे गया, अगले 1 सेकेंड में ये v2 की रेट से नीचे गया। तो यहाँ पर v2 लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की रिक्वायरमेंट है।
और ये ब्लॉक 1 अगर अगले 1 सेकेंड में V1 के बराबर ऊपर गया तो V1 लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यहाँ से आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। सो अवेलेबल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है ये जो मूवमेंट्स होने वाले हैं, ये ब्लॉक 2 नीचे जाएगा बाई V2, ये ब्लॉक 1 ऊपर जाएगा बाई V1, तो यहाँ पर V1 लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अवेलेबल है कहीं पर भी यूज करने के लिए, और ये V2 लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिक्वायर्ड है ऐसे मूवमेंट के लिए, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं हो सकती। इसलिए जो भी मूवमेंट आपने सेट किए हैं, एज्यूम किए हैं या ऑब्जर्व किए हैं, उन मूवमेंट्स में जितनी लेंथ अवेलेबल हो सकती है और जितनी लेंथ रिक्वायर्ड है दोनों बराबर होनी ही चाहिए। तो V2 को V1 के बराबर होना ही पड़ेगा। दिस इज़ केस 1। आप लोग सोचोगे कि ये तो अच्छा खासा केस था, हम देखते ही बता पा रहे थे V1 इक्वल्स टू V2। अभी तो यहाँ बड़ी लंबी सी कहानी बताई V1 और V2 को बराबर बोलने के लिए। तो फिर से बोलूँगा, ये टाइम का वेस्टेज नहीं है, ये टाइम का इन्वेस्टमेंट है, ये टाइम का इन्वेस्टमेंट है। तो ये केस 1 था, ये केस 1 था। केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या है, ये जो पुली है ये V1 के रेट से ऊपर जा रही है और ये मास m जो है वो V2 के रेट से ऊपर जा रहा है। तो V1 और V2 में क्या रिलेशन होगा ये हम जानना चाहते हैं। तो देखो, फिर से बोलूँगा, 1 सेकेंड बहुत छोटा टाइम है ऐसा मान के चलो, बहुत छोटा टाइम इंटरवल है ऐसा थोड़ी देर के लिए इमेजिन करके चलो। तो अगले 1 सेकेंड में इस पुली को V1 डिस्टेंस ऊपर जाना पड़ेगा। ये पुली V1 डिस्टेंस ऊपर चली गई, मान लीजिए। जब ये पुली V1 डिस्टेंस ऊपर चली गई तो यहाँ पर V1 लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एक्स्ट्रा चाहिए होगी, यहाँ पर V1 लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एक्स्ट्रा चाहिए होगी। ये जो एक स्ट्रिंग दिख रही है, मेन स्ट्रिंग जो दिख रही है, उसको देखो, V1 पार्ट यहाँ पर एडिशनल चाहिए, V1 पार्ट यहाँ पर एडिशनल चाहिए। तो रिक्वायरमेंट है 2V1। और ये मास m जब V2 डिस्टेंस से ऊपर जाएगा अगले 1 सेकेंड में, तो ये V2 लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिलैक्स होगी। V2 लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कहीं पर आप यूज कर सकते हो, V1 और V1 की रिक्वायरमेंट है। V2 कहीं पर भी यूज कर सकते हो और V1 V1 की रिक्वायरमेंट है। हमें पता है स्ट्रिंग की लेंथ फिक्स है, ना तो बढ़ सकती है ना घटनी है यहाँ पर। तो 2V1 इक्वल्स टू V2, ये रिलेशन हमारा बन गया। ये केस 2 था। केस 3 पर आते हैं। केस 3 पर आते हैं। ये एक अरेंजमेंट है केस 3 का। इसमें दिख रहा है कि ये पुली भी V1 से ऊपर जा रही है। किसी अरेंजमेंट का ये पार्ट होगा। आप ये ना सोचना कि ये अरेंजमेंट कैसे बनेगा, ये किसी अरेंजमेंट का पार्ट है। मान लीजिए ये पुली V1 के रेट से ऊपर जा रही है, ये मास V2 के रेट से ऊपर जा रहा है, ये मास V3 के रेट से नीचे आ रहा है। तो
तो हम बोले अगले 1 सेकेंड में, फिर से बोल रहा हूँ, आई एम कंसिडरिंग दैट 1 सेकेंड इज़ अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। इस बात की इंपॉर्टेंस जब मेथड 2 में होंगे तो कहीं पर इस बात को बोलेंगे कि 1 सेकेंड बार बार स्मॉल टाइम इंटरवल क्यों बोला जा रहा था। तो अगले 1 सेकेंड में ये V1 से ऊपर जा रहा है, इस पुली को V1 ऊपर जाना पड़ेगा। अगर ये पुली V1 डिस्टेंस के बराबर ऊपर गई तो आप देखोगे कि यहाँ पर V1 लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एक्स्ट्रा चाहिए, यहाँ पर V1 लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एक्स्ट्रा चाहिए। ये मास 2 अगर V2 डिस्टेंस ऊपर गया तो हम देखेंगे कि V2 के बराबर स्ट्रिंग रिलैक्स होगी, V2 लेंथ के बराबर स्ट्रिंग रिलैक्स होगी। कहीं पर भी इसको आप यूज कर सकते हो। ये मास 3 अगर अगले 1 सेकेंड में V3 के बराबर नीचे आएगा तो हम देखेंगे कि V3 लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो टोटल रिक्वायरमेंट को अगर देखा जाए, टोटल रिक्वायरमेंट देखी जाए तो क्या दिख रही है, V1 रिक्वायरमेंट है और यहाँ पर V3 रिक्वायरमेंट है। टोटल रिक्वायरमेंट जो हमको दिख रही है V1 और ये V3, तो टोटल रिक्वायरमेंट है 2V1 प्लस V3 और अवेलेबल तो बस एक ही जगह पर दिख रहा है, ये पार्ट है V2 लेंथ का अवेलेबल है, जो कहीं पर भी आप यूज कर सकते हो। स्ट्रिंग की इतनी लेंथ आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। तो अवेलेबल है, तो हमारा रिलेशन बन जाएगा V2 इक्वल्स टू 2V1 प्लस V3। इसी सेटअप में अगर इन मासेज की वेलोसिटी किसी डिफरेंट तरीके से डिफरेंट डायरेक्शन की दे दी जाए तो आपको ये रिलेशन डिफरेंट बनता हुआ दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं कि एक का आंसर सही है तो दूसरे का गलत हो गया। जैसे एजम्पशंस हैं वेलोसिटीज को लेकर, उसके अकॉर्डिंग जो भी रिलेशन बनेगा, मल्टीपल रिलेशंस जो दिखने में डिफरेंट होंगे वो भी सेम हो सकते हैं। इसलिए कहीं पर किसी स्टेज पर ऐसी सिचुएशन में आकर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत सारे रिलेशंस, अगर किसी ने एज्यूम कर लिया कि 2 नीचे जा रहा है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, 3 ऊपर जा रहा है, तो उसको एक डिफरेंट तरीके का रिलेशन दिखेगा। किसी ने वर्किंग में देखा कि पुली नीचे जा रही है तो ये एंटायरली डिफरेंट सा रिलेशन बनता हुआ दिखेगा। उससे कंफ्यूज नहीं होना है, घबराना नहीं है। सो ये बहुत देसी मेथड था स्ट्रिंग पुली अरेंजमेंट का। आगे हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे, मैथमेटिक्स की हेल्प से इन रिलेशंस को निकाल रहे होंगे, लेकिन हर मेथड की अपनी इम्पोर्टेंस है। अभी ऑफलाइन क्लास होती तो इसके पीछे की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाते। इस मेथड की एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आईटी कानपुर में एक ऐसे प्रोफेसर से रिलेटेड है जो जेई कमेटी को कई बार पार्ट बन चुका है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस मेथड को लेकर। तो लेकिन अभी इतना हमारे पास टाइम नहीं, हम इस चीज़ को इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते हैं स्टोरी सुनाने को। सो आगे बढ़ते हैं। देसी मेथड है, बस समझो, हमें स्ट्रिंग के 1-1 मिलीमीटर का हिसाब किताब करना है। केस 2 में हमने देखा, जल्दी से बोलते हैं दोबारा से, केस 2 में हमने देखा अगर ये पुली V1 के रेट से ऊपर जा रही है तो V1 लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होगी एडिशनल, V1 लेंथ की स्ट्रिंग की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर एडिशनल। और ये ब्लॉक अगर V2 से ऊपर जा रहा है तो V2 लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कहीं पर आप यूज कर सकते हो। 2V1 की रिक्वायरमेंट थी, V2 कहीं पर यूज कर सकते थे, रिलैक्स था, 2V1 इक्वल्स टू V2 आया था। यहाँ पर हमने देखा ये पुली V1 के रेट से ऊपर जा रही है, ये मास V2 के रेट से ऊपर जा रहा है, ये मास V3 के रेट से नीचे जा रहा है। तो अगले 1 सेकेंड के बाद जो सिचुएशन होगी उसके लिए हमने डायग्राम को एनालाइज किया तो हम कह पाए कि यहाँ पर V1 एक्स्ट्रा स्ट्रिंग की रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पर V1 एक्स्ट्रा स्ट्रिंग की रिक्वायरमेंट होगी और यहाँ पर V2 स्ट्रिंग अवेलेबल होगी, कहीं पर यूज कर सकते हो। यहाँ पर V3 एक्स्ट्रा स्ट्रिंग की रिक्वायरमेंट होगी। जितनी रिक्वायरमेंट्स है उसको अवेलेबल लेंथ के बराबर कर दीजिए। रिक्वायरमेंट है V1 प्लस V3 और अवेलेबल था V2, बराबर कर दो। हिसाब किताब कर रहे हैं हम लोग, देसी मेथड है, लेमन्स मेथड। ठीक है, आगे देखें, कुछ और करते हैं इसके ऊपर काम।